चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, है ना। आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री। कुछ रह गया था उसमें ज्यादा। अच्छा, डिस्कशन में ज्यादा डीप तो नहीं चले जा रहा है हम, मतलब अगर जो फीडबैक होगा उसी अकॉर्डिंग बात करेंगे, है ना। अगर ज्यादा डीप होगा या ज्यादा डिटेल्स में हो जाएगा तो फिर बताइएगा, क्योंकि आपको समझ में आना बेहद जरूरी है। मुझे क्या आता उससे मतलब नहीं है ना। आपको समझ में क्वेश्चन के मुताबिक और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एग्जाम्पल नहीं, दो बात याद रखना। वही सब करना है। मजाक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 तक हो चुका था डिस्कशन, है ना। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, है ना। और एक और पार्टी लिखा थे हम, इंडिपेंडेंस कांग्रेस पार्टी, किसने किया था? MMMLLR, है ना। मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय। 1926 में, 3 साल के बाद होगा, है ना। 23 के बाद 3 साल बाद 1926 में होगा। चलिए, चंपारण सत्याग्रह, ये ना सबसे इम्पोर्टेंट सत्याग्रह है पूरे मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में, क्योंकि यहीं से जन्म होगा महात्मा गांधी का। भारत के इतिहास में महात्मा गांधी का पैदाइश यहीं से स्टार्ट होगा, है ना, चंपारण सत्याग्रह से। देखिए, चंपारण सत्याग्रह क्वेश्चन जो है उससे पहले चंपारण सत्याग्रह है ये क्या समझ लीजिए, है ना। है क्या चंपारण सत्याग्रह, ये समझ लीजिए। देखिए, हमारे देश में ना सूती वस्त्र और इलायची वगैरह गरम मसाला मिलता था, है ना। इसी के चक्कर में ना ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी व्यापार करने के लिए। इसका इतिहास वहां से स्टार्ट होता है। आई थी व्यापार करने के लिए। क्यों उसको चाहिए सूती वस्त्र या रेशम का वस्त्र और गरम मसाला? क्योंकि यूरोपियन कंट्री ठंडा प्रदेश में आता है ना, ज्यादातर वहाँ सर्दी रहता है, तो ठंडे प्रदेश में गरम मसाला खाएगा तो गर्मी पैदा होगा, है ना। गरम मसाले में गर्माहट होता है। कभी खाए हैं पुलाव? हाँ, मतलब पुलाव कभी खाते हैं, या मतलब मान लीजिए मीट उट कभी बना दिए, गरम मसाला डाल दिए तो एहसास होता होगा गर्मी का, है ना। पुलाव खाते हुए पसीना गिरता होगा, है ना। तो गरम मसाले में बहुत गर्माहट होती है, तो बाहर की बातें, है ना, अंदर से। और रेशम का कपड़ा वगैरह जो हो गया, ये सब गर्माहट पैदा करता है। इसी वजह से यूरोपियन कंट्री आई थी यहाँ पे व्यापार करने के लिए, उनको चाहिए था, समझे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, यहाँ से व्यापार करेगी। धीरे धीरे व्यापार करते करते वो अपना यहाँ पे क्या अस्तित्व जमा लेगा, है ना, शासन करने लगेगा। शासन करने के दरमियान उनको एहसास होगा कि यहाँ पे सूती वस्त्र का कच्चा माल बहुत ज्यादा मिलता है ना। अगर हम अपने यहाँ पे उद्योग बना ले और यहाँ कच्चा माल मिलता है, लोग को पता नहीं कैसे उसको वस्त्र में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तो अपने वहाँ मिल स्थापित करेगा और यहाँ से कच्चा माल लेके जाएगा, सूती कपड़ा का कच्चा माल, है ना, रॉ मटेरियल। तो वहाँ वो वस्त्र बनाएगा। अब कपड़ा जब बन गया तो उसको कलर करने के लिए रंग भी तो चाहिए, तो रंग चाहिए उसको कलर करने के लिए, जिसको डाई करने के लिए, जिसको नील कहते थे, उसको रंग चाहिए नील के रूप में। तो उस समय जब मतलब 1757 के बाद, उस समय की बात है जब वो भारत से 35% नील लिया करता था, और बाहर के देशों से अमेरिका वगैरह और भी उसका जो उपनिवेशवाद देश था वर्ल्ड में, खाली भारत थोड़ी था, बहुत सारा था, तो वहां से 65% रिक्वायरमेंट उसका फुलफिल होता था, और इंडिया से 35%। लेकिन जब उसके गिरफ्त से, उसके हाथ से और सब देश छोड़ता चला गया, आजाद होता चला गया, मना करता चला गया कि नहीं हम नहीं देंगे, अब हमारे पास खुद मिल है और हम खुद का भरपाई करेंगे कि आपको देंगे, वो सब उसके हाथ से छूटता चला जाएगा, तो ये सारा का सारा बर्डन किस पे डाल देगा? भारत पे। ये 35 पहले से दे रहा था और 65 मिला के 100% भारत को देना पड़ेगा। ये बाहर के देशों से ब्रिटेन को मिल रहा था, और इंडिया से 35% फुलफिल, लगभग ये डेटा है ना। हुआ क्या, ये बर्डन आ जाएगा। तो दिक्कत क्या हो रहा था कि नील की खेती का ना ब्रिटिश जबरदस्ती करवाता था, मुआवजा नहीं देता था। जिस अकॉर्डिंग पैसा मिलना चाहिए उस अकॉर्डिंग पैसा नहीं मिलता था। ये पहला दिक्कत था। दूसरा दिक्कत ये था कि जिस भूमि पे उसको उपजाया जाता था वो बंजर बन जाता था। कैसा बन जाता था? बंजर बन जाता था। तो किसान इस वजह से नील की खेती करने से कतराता था, है ना, बचता था कि नील की खेती नहीं करेंगे, लेकिन जबरदस्ती करवाया जा रहा था क्योंकि उसको फुलफिलमेंट करना था, अपना वहाँ बिजनेस स्टार्ट कर चुका था, कहीं से तो भरपाई चाहिए। और हम लोग गुलाम थे, आवाज भी नहीं उठा सकते, भैया 2 टका नहीं 4 टका दीजिए, है ना, वो 1 टका नहीं देता, तो उस चक्कर में जबरदस्ती करवा रहा था। तो जो अनाज होता था, अनाज नहीं उपजा पाते थे।
तो लोग क्या करेगा इसका विरोध। तो उस समय जब इसको बहुत ज्यादा नील चाहिए तो अंग्रेज एक कानून लेके आएगा जिसको तीन कठिया सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? तीन कठिया सिस्टम कहते हैं। देख लीजिए ये खेत है 20 कट्ठा का ये प्लॉट है। कितना कट्ठा का? 20 कट्ठा का ये प्लॉट है। ये 17 ये 3 20 कट्ठा का प्लॉट है। तीन कठिया सिस्टम क्या है वो समझ लीजिए। ये 20 कट्ठा का प्लॉट है तो अंग्रेज का तीन कठिया सिस्टम ये कहता था अगर 20 कट्ठा भूमि है तो 3 कट्ठा पे आपको नेसेसरी मैंडेटरी नील की खेती करनी ही करनी पड़ेगी। तो इसी को तीन कठिया सिस्टम कहते हैं, जो नील का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए वो एक कानून लेके आया था, है ना, तीन कठिया। अच्छा, एक कट्ठा में मतलब एक बीघा में 20 कट्ठा होता है। कट्ठा जो भी जैसे भी लिखता है ना, एक बीघा में 20 कट्ठा होता है। जिसको बीघा पता होगा बीघा से रिलेट कर लीजिएगा। तो नील की खेती करवाता था, इसको कहते हैं तीन कठिया सिस्टम। हाँ, तीन कठिया सिस्टम जबरदस्ती करवा रहा था। अब बताइए किसान परेशान बेचारा कि नील से फायदा नहीं हो रहा, ऊपर से मेरा बंजर भूमि बन जा रहा। टको दीजिए तब ना भाई कि हाँ बाहर से हम खरीद लेंगे सब्जी भात, है ना, और ये नील उग जाएंगे। टको नहीं दे रहे हैं आप, नील की खेती भी करवा रहे, फिर पेट कहाँ से पालेंगे हम? तो लोग परेशान हो जाएंगे, किसान वहां के परेशान हो जाएंगे। तो उसी में से एक व्यक्ति होंगे राजकुमार शुक्ला। क्या नाम होगा उनका? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला को उनकी पत्नी केवल देवी नाम होता है उनकी पत्नी का। उनकी पत्नी बोलेंगी कि सुनने में आया है कि महात्मा गांधी लखनऊ आ रहे हैं, और सुनने में ये भी है कि महात्मा गांधी अफ्रीका में बहुत अच्छा काम किए हैं, तो क्यों नहीं जाकर के आप एक बार मिल लेते उनसे, है ना। केवल देवी उनकी पत्नी बोलेंगी राजकुमार शुक्ला को। राजकुमार शुक्ला बेचारा मतलब ठप्पा निरक्षर रहता है, पढ़ा लिखा नहीं है, उन्हें वकील कुछ नहीं है, वो ठप्पा छाप रहते हैं, उनको कुछ दुनिया पता नहीं रहता। लेकिन हाँ, तेज तरह के व्यक्ति रहते हैं और जिद्दी बहुत रहते हैं, है ना, बहुत जिद्दी व्यक्ति रहते हैं वो। तो उनको जब उनकी पत्नी बोलेगी तो वो बोलेगा दूध क्या जाएंगे? बोले हाँ जाइए ना एक बार देखिए। तो वो आएंगे कहाँ? लखनऊ आएंगे। वो आएंगे और बिहार से एक और व्यक्ति जाएंगे जिसका नाम होता है ब्रिज किशोर नारायण। ब्रिज किशोर नारायण, ये दोनों व्यक्ति आएंगे। अच्छा, ब्रिज किशोर नारायण ना जयप्रकाश नारायण के ससुर है। जयप्रकाश नारायण पढ़े होंगे इतिहास में, उन्हीं के ससुर है, और बहुत उस समय के नामी गामी वकील रहते हैं। वो क्या रहते हैं? तो ब्रिज किशोर नारायण और राज शुक्ला दोनों आएंगे लखनऊ। वो लखनऊ में अधिवेशन जो वहां गांधी जी से मिलेंगे, तो वहां पे ब्रिज किशोर नारायण भाषण भी देंगे जो बताएंगे कि क्या क्या परेशानी है ना। उसके बाद ब्रिज किशोर नारायण चुपके से राज शुक्ला को दिखा देंगे, यही गांधी जी है, जो दिख रहा है ना आपको, यही गांधी जी है, और यही के बारे में बोल रहे थे हम। राज शुक्ला कहते हैं कि यही गांधी जी। बोले हाँ, तो चलिए। जाते गांधी जी के पास दोनों जाते, बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, बिहार में परेशानी है। गांधी जी को लगता है होगा छोटा मोटा बात। गांधी जी कहते हैं अच्छा ठीक है देखेंगे, है ना। गांधी जी निकल जाते वहां से, उसके पीछे पीछे दोनों फिर चला जाएगा, है ना। फिर गांधी जी को कहेंगे वो जो बोले थे, कहाँ डेट दिए आप? डेट दीजिए ना, कै तारीख को आइएगा। गांधी जी का भाई अब मुड़ी पे चढ़ जाइएगा, तो बोले तो आएंगे, मतलब बहुत काम है ना, अभी कलकत्ता जाना हमको, आएंगे आराम से। जिद्दी रहते राजकुमार शुक्ला। फिर पीछा पकड़ ले, वो ब्रज किशोर तो छोड़ देंगे, फिर राजकुमार पीछा पकड़ के फिर चले जाएंगे। गांधी जी को फिर बोलेंगे कोनो डेट तो दे दीजिए, एक्सपेक्टेड कुछ तो बता दीजिए, फन्ना तारीख को आएंगे। गांधी जी बोलेंगे कि चलिए हम बोल दिए ना आएंगे, तो हम अपने भारत भ्रमण में ये बात को शामिल कर लेते हैं कि हम एक बार बिहार का भी भ्रमण करेंगे, बिहार में चंपारण का। उनको लगा छोटा मोटा बात है, आ गया ऐसे मुंह उठा के, है ना, हम तो बड़ा कोई मुद्दा को उठाएंगे, पहली बार उठाएंगे तो, है ना। ये बोल करके गांधी जी निकल जाएंगे। लेकिन इतना जिद करेगा कि गांधी जी को मजबूरन लेकर के आएगा कहाँ पे? चंपारण। ये बात गांधी जी अपने बुक में लिखते हैं। कौन सा बुक है? उसका आत्मकथा है सत्य का प्रयोग। उसका आत्मकथा है सत्य का नहीं, सत्य का प्रयोग। सत्य के साथ भी हो सकता है, सत्य का प्रयोग बुक का टाइटल है ना। इस बुक का 5वां भाग है। 5वां भाग का चैप्टर नंबर 12 है, जो नील का दर्पण ऐसे करके कुछ वो लिखा है। नील का नहीं, इसमें रुके ना, एक वर्ड लिखे होंगे, अगर हम कहीं पे लिखे होंगे तो दिखा देते हैं। हाँ, नील का दाग। नील का दाग एक बुक उनका आत्मकथा है सत्य का प्रयोग। उसमें 5वें भाग में चैप्टर नंबर 12 में एक है नील का दाग नाम करके एक चैप्टर है। इस चैप्टर में लिखे हुए हैं वो राजकुमार शुक्ला के बारे में और
ब्रिज किशोर के बारे में कि वो इतना जिद करेंगे। तो इसमें महात्मा गांधी कहते हैं कि जिस समय हमसे राजकुमार शुक्ला मिला था उस समय हमको इस बात का तनिक भी एहसास नहीं था कि बिहार नाम का कोई चीज है जहाँ चंपारण है और नील की खेती भी होती है। हमको कुछ नहीं पता था कि चंपारण भी है जहाँ नील की खेती भी होती है और इस कदर किसान परेशान है। अगर ये बात मुझे पहले पता होता तो हम इस बात को अहमियत देते। उनको पता नहीं रहता, उनको लगता है छोटा मोटा कोई बात है ना। और राजकुमार शुक्ला मुझे इतना जिद करते कि मुझे मजबूरन आना पड़ता बिहार। तो बिहार वो आएंगे, वहाँ आंदोलन करेंगे, आंदोलन पे बैठेंगे, है ना, सत्याग्रह चलाएंगे, चंपारण सत्याग्रह नाम से। क्या? अप्रैल 1917। कब? अप्रैल 1917 में। हाँ, और 4 महीना हुआ था कानून को आते हुए तिनकठिया सिस्टम को, और 4 महीने के अंदर अंदर ये कानून को खत्म करेंगे। वो कमेटी बैठेगा, कमेटी का जांच होगा, तो वहां के जो कलेक्टर होंगे उनको दोषी ठहराया जाएगा कि ये दोषी है ना, और वो कानून को खत्म किया जाएगा, सक्सेसफुल रहेगा। और इसी सत्याग्रह में गांधी जी एक प्रण लेंगे कि आज के बाद हम एक ही कपड़ा पहनेंगे। ऐसा नहीं कि गांधी जी पूरे जीवन अपना धोती लपेट के रहे, उससे पहले पहनते थे सूट बूट कोट पैंट सब पहनते थे। लेकिन इसी सत्याग्रह में गांधी जी ये प्रण लेंगे कि आज के बाद हम एक ही कपड़ा, एक ही वस्त्र पहनेंगे। वस्त्र से रिलेटेड मामला था, नील की खेती कनेक्टेड था। तो वो जब तक आप खुद में सुधार नहीं लाइएगा तब तक लोगों को आपका जीवन कैसे दिखेगा, है ना। अगर हम किसी को उपदेश देंगे कि पढ़ने लिखने से अच्छा चीज होता है, अच्छे जगह पहुंचेगा, और अगर हम पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो लोग उतना बातों को नहीं मानेगा। बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मीठा पान खा के आए क्या? नहीं, उधर आपके भैयारी मुस्कुरा रहे हैं, छोड़िए। तो कहते हैं, तो है ना, तो वो पहली दफा प्रण लेंगे कि हम एक कपड़ा पहन के रहेंगे। ये बताइए कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बिहार में, चंपारण में। कब हुआ था? गांधी जी को कौन बुलाए थे? राजकुमार शुक्ल बुलाए थे, है ना, शुक्ला या शुक्ल बोल दीजिए, है ना। क्या सिस्टम चल रहा था वहां पे? तिनकठिया सिस्टम। क्या समझ में आया? सत्याग्रह में 20 में से 3 पे आपको नेसेसरी मैंडेटरी खेती करना होगा, नील की खेती। किसान को लॉस होता था, समझ में आ रहा बात, है ना, यहाँ तक क्लियर है। जब गांधी जी बिहार आएंगे तो बिहार से जो नेता उनको सपोर्ट करेंगे उसमें होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, है ना, A.N. सिंह होंगे ना, अनुग्रह नाम से जो है ना, हाँ, अनुग्रह नारायण A.N. सिंह होंगे, जिनके नाम पे कॉलेज है पटना में, A.N. कॉलेज होगा, उन्हीं के नाम पे वो कॉलेज खोला। वो होंगे, मजहरुल हक होंगे, है ना, JB कृपलानी होंगे, मजहरुल हक होंगे। ये सब नेता होंगे जो बिहार से गांधी जी के साथ ये सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो कौन कौन नेता का नाम बताएं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताएं, मजहरुल हक, A.N. सिंह बताएं, JB कृपलानी बताएं, यही सब, महादेव है, नरहरि परिकर है ना, ये सब नेता है जो गांधी जी के साथ इसमें शामिल होंगे। क्वेश्चन यही कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो एक ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, तो ये ऑप्शन सही है ना। इसके अलावा भी थे, मजहरुल हक नाम याद रखिएगा, JB कृपलानी, है ना, ये सब नाम याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, बात समझ में आई? चंपारण सत्याग्रह है, हाँ, बहुत सारे नेता थे जो फेमस है, वो बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। बहुत गर्मी लग रहा है, लाइट आएगी ही नहीं, कोई बात नहीं। ये पानी तो कब से देखे, 3-4 महीना से यही है। किसका? हाँ, चलिए आज ये क्वेश्चन नंबर 70 पे ज्यादा डिटेल्स नहीं हो रहा, ठीक ठाक है ना। चलिए, 1906 में मिनटों में शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। देखिए, 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान शिमला में उस समय के तत्कालीन वायसराय, उस समय के इंडिया के जो वायसराय होते हैं लॉर्ड मिंटो, उनसे मिलेंगे। उनसे मिलकर के किसकी बात करेंगे? उनसे मिलकर के मुसलमान के हित की बात करेंगे। बोलेंगे कि देखिए मिंटो साहब, ऐसा है कि भारत में मुसलमान के हित की बात नहीं हो रही है। ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस हिंदू पार्टी है। कैसी पार्टी है? वो बोलते, आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस हिंदू पार्टी है, मुसलमानों का हित की बात नहीं करता है, तो ऐसे में मुसलमान का मुद्दा नहीं उठाता, और आप लोग भी कोई प्रोविजन नहीं करते, तो हम लोग तो न घर के न घाट के।
तो कौन देखेगा हमारा मामला। हालांकि ये बात सत्य नहीं था, है ना, सेकुलर पार्टी थी जो कांग्रेस थी। तो मिंटो साहब बोलेंगे कि बहुत अच्छा, वो मने मन सोचेंगे कि बहुत अच्छा दाव मिला हमको, फूट डालो शासन करो वाला, फूट डालो, ये तो अपने पर लेकर के आ रहा प्रस्ताव और भड़का दो इसको। मान लीजिए आपका किसी से दुश्मनी चल रहा है ना, उसी का कंपेन लेके कोई आ गया कि बहुत ये है, आप तो सोचिएगा अच्छा दाव मिला है, दबोच देते हैं और भड़का देते हैं, घी में आग डाल देते हैं कि आग में घी, आग में घी, आग में घी डाल देते हैं। तो वही काम मिंटो साहब करेंगे, उनको लगेगा बहुत अच्छा किया आगा खान, पीठ थपथपाएंगे, बोलेंगे बहुत अच्छा किए हैं, सही बोले आप, कांग्रेस खाली हिंदू का मुद्दा उठाता है। तो आपके लिए गिफ्ट है, जैसा अम्बेडकर के लिए है, मतलब बाद में अम्बेडकर को देंगे तो पहले इन्हीं को देते वो गिफ्ट। वो गिफ्ट देते हैं कि मुसलमान के लिए पृथक चुनाव का कर देते हैं मामला, एक ही गोली है सबको खिलाते हैं, होम्योपैथी। पृथक चुनाव का बोलेंगे कि मुसलमान का हित कहाँ नहीं हो रहा, बोला हाँ कोई बात नहीं, अगर हम आपका नेता बना दे तो, बोला बहुत अच्छा बात है, तब तो बोला बना दिया, बोला कैसे, पृथक चुनाव, वो बोतल लूटा बदना थाली प्लेट सभे हरकुलिया मनाने आए का, हरकुलिया बोले हैं, है ना? तो यहीं पे पृथक चुनाव का मामला बोलेंगे, मिंटो साहब बोलेंगे मेरे पास एक गोली है, पृथक चुनाव, मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव कर देते, जाइए खुश रहिए, है ना। पृथक चुनाव करेगा, फूट डालो शासन करो की नीति है कि नहीं है, तोड़ रहा है कि नहीं भाई भाई को, तब तो तोड़ रहा है, ये काम करेंगे। कौन लेके जाते हैं, आगा खान, 1 अक्टूबर 1906 को लेकर के जाते हैं ना, बात समझ में आई, मुसलमानों का पृथक चुनाव के निर्वाचन के लिए, है ना। 1906 में 30 सितंबर 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना भी होगा। किसका स्थापना होगा, मुस्लिम लीग का स्थापना होगा। कौन सब करेंगे स्थापना, और मुश्ताक चौधरी, मुस्तफा चौधरी, है ना, ये सब है ना, हाँ ढाका में हुआ था। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम था उसका, क्या नाम था, लेकिन उसको मुस्लिम लीग के नाम से फेमस कर दिया गया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मतलब 5-6 नाम है, और भी होंगे लेकिन उतना फेमस नहीं होंगे, तो हो सकते हैं, हाँ हो सकता है, वो मुझे नहीं पता ना, जहाँ पे मुझे नहीं पता तो हम बोल देंगे, ठीक। यहाँ देख लीजिए, सुन लीजिए, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना होगा। मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम जो ख्वाजा सलीमुल्लाह होते वही प्रस्ताव देते हैं कि इसका नाम क्या रखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखिए, है ना। और अजमल खान करके नाम होगा, वो इसको मनोदित करेंगे, हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हैं, यही नाम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो 1906 में जो मिंटो में शिमला हुआ था, मतलब सॉरी शिमला में जो मिंटो का मीटिंग हुआ था, उसमें जो प्रोविजन देकर के जाते हैं आगा खान, किस चीजों के लिए, पृथक चुनाव के लिए, जो उनको सॉल्यूशन मिलेगा वो पृथक चुनाव का मिलेगा। किसका मिलेगा, पृथक चुनाव का सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में आइए। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था। देखिए इस समय ना ब्रिटिश सरकार ना फूट डालो शासन करो की नीति के तहत चल रहा था। तो उस समय मतलब बंगाल में 2 प्रांत, एक पूर्वी हो गया एक पश्चिमी। तो पूर्वी प्रांत में मुस्लिम बहुमूल्य मतलब बहुल इलाका था, मतलब मेजोरिटी था, मुस्लिम मेजोरिटी था, और पश्चिमी में हिंदू मेजोरिटी था। दोनों मिलकर के आराम से रह रहा था। इसको रास नहीं आया, किसको, अंग्रेज को, है ना। तो बोलेंगे कि ऐसे कैसे काम चलेगा ना, कर्जन बोलेंगे कि ऐसे काम नहीं चलेगा ना, इसको तोड़ना पड़ेगा। ये तो एकजुट करके रहेगा, आंदोलन बार बार करेगा, इसको तोड़ दो। पूर्वी बंगाल को अलग कर देंगे और पश्चिमी बंगाल को अलग कर देंगे। इसी को बंगाल विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, बंगाल विभाजन कहते हैं। और इसका एक और फेमस नाम है बंग भंग, बंग भंग, है ना। नहीं, इसका नाम बता रहे, अभी आंदोलन स्टार्ट अब होगा, ये नाम बता रहे, बंग भंग है। आंदोलन इसके बाद स्टार्ट होगा जब स्वदेशी की बात करेगा सब, है ना। किसकी बात करेगा, स्वदेशी। और प्रथम उसको स्वतंत्रता सेना में आंदोलन कहा जाता, जो गांधी से पहले आए थे और सक्सेसफुल आंदोलन था वो, समझे। तो कर्जन इसको डिवाइड करेंगे। देखिए प्रस्ताव तो आ जाता 19 जुलाई 1900
1905 को 19 जुलाई 1905 को कर्जन प्रस्ताव लेकर के आएंगे कि इनको डिवाइड करते हैं ना। 16 अगस्त 1905 को पास हो जाएगा कि ठीक है इसको डिवाइड कर देते हैं ना। जब लोग डिवाइड होगा तो आंदोलन चलाएगा है ना, इसका बहिष्कार करेगा। जो आंदोलन का सहारा लेगा उसी को स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, इसी आंदोलन के माध्यम से बंग का क्या करेगा? बहिष्कार करेगा। क्या करेगा? और इस आंदोलन में ही लोग जो वस्त्र विदेशी वस्त्र है उसका बहिष्कार करेगा। किसका? विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करेगा कि हमें विदेशी वस्त्र नहीं पहनना है, नहीं चाहिए, उसका बहिष्कार कीजिए। उसके अलावा विदेशी शिक्षा का भी बहिष्कार करेगा, विदेशी नौकरी का भी बहिष्कार करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीजों का क्या करेगा? ये स्वदेशी आंदोलन में किया जाएगा है ना। और इसी स्वदेशी आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्वराज का आत्मा कहा। किसका आत्मा? क्योंकि सर्वप्रथम स्वराज का जो ये बुलबुला उठेगा, चिंगारी यहीं से उठेगा। कहाँ से? स्वदेशी आंदोलन से। लोगों के जेहन में ये क्या कहते हैं उसको, राष्ट्रवादी भावना आएगा। राष्ट्रवादी भावना आएगा। वो अंग्रेज के खिलाफ जाकर के आंदोलन करने की क्षमता डेवलप करेगा कि हमें आंदोलन कर सकते हैं। उसका हर नीति सही नहीं होगा है ना। 1905 की बात है। कब की बात है? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय बहुत आंदोलन होने की वजह से मिला दिया जाता। किसको? वही जो डिवीजन हुआ था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को मिला दिया जाएगा, उसको मिला दिया जाएगा। और इसी 1911 में क्या होगा? दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया जाएगा, इसी 1911 के समय पे। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन में एक नारा को बार बार लगाया जा रहा था। वो नारा क्या था जो स्वदेशी आंदोलन के समय पे बहुत परचम में चल रहा था? वो नारा था वंदे मातरम। क्या था? वंदे मातरम। इतना ज्यादा उस नारा का लोगों के दिल में ये था और अंग्रेज को भय था उस नारे का कि वो नारा पे बैन लगा दिया था कि जो व्यक्ति इस नारा को लगाएगा उसको जेल हो जाएगा। और ये नारा लिखे कौन है? हाँ, बंकिम उपाध्याय है ना, बंकिम उपाध्याय चंद्र चटर्जी जो भी है, चट्टोपाध्याय, तो वही लिखे थे। कौन सा नारा का फेमस यूज होगा? ये क्वेश्चन बीपीएससी ने 2 से 3 बार पूछ चुकी है कि वंदे मातरम जो नारा है किस युद्ध में यूज करते हैं ना, कौन से आंदोलन में, कौन से आंदोलन में यूज करते हैं। देखिए मेरा ना युद्ध आंदोलन निकल जाएगा क्योंकि हिंदी मीडियम है ना, तो वॉर हो जाएगा। ये मूवमेंट होता है वो बेसिकली है ना, आंदोलन को मूवमेंट कहते हैं। 2 चीज होता है, मूवमेंट होता है, रेवोल्यूशन होता है, सब में अंतर है। क्रांति में, आंदोलन में अंतर होता है, ठीक ना। सब अलग अलग नाम है तो अंतर होता है, बताएंगे कभी। चलिए यहाँ देख लीजिए फिर। तो बात समझ में आई? क्या समझ में आया? कि बंग भंग जो है वो बंगाल विभाजन को कहते 1905 में हुआ था। क्या किया गया था? पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को अलग कर दिया गया था क्योंकि मुस्लिम हिंदू यूनिटी था, मुस्लिम हिंदू यूनिटी था। तो फूट डालो शासन करो के नीति के तहत उसको क्या किया गया? अलग किया गया है ना। कर्जन के समय पे, किसके समय पे? कर्जन बहुत खरूस था, मतलब उसको खराब माना जाता है भारत के इसमें। फिर हार्डनिंग है ना, लॉर्ड हार्डनिंग द्वितीय आएगा, उसके समय पे दोनों को क्या किया जाएगा? लॉर्ड हार्डनिंग द्वितीय का जो समय काल होगा वो 1910 से लेकर के 1916 तक होगा। ये लॉर्ड हार्डनिंग द्वितीय है। एक इनसे पहले लॉर्ड हार्डनिंग होगा प्रथम, जो 1844 से 1848 तक रहेगा है ना, 1844 से 48 तक रहेगा। और ये द्वितीय है, नाम सेम है ना, लेकिन प्रथम द्वितीय कर दिया गया। बात समझ में आई? तो आंसर क्या होगा 71 का? हाँ, राष्ट्रवाद को, बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना चाहता था। फूट डालो शासन करो की नीति के तहत है ना। चलिए, इसी में ना सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम सुने हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जब नारा लगाएंगे वंदे मातरम और इसमें जाएंगे तो उनको पकड़ लेगा, उन पे फाइन लगा देगा अंग्रेज। कितना टका? 200 टके का फाइन लगाएगा। हाँ सर, 1.5 टका था, 200 टके का फाइन लगाएगा। किसी तरह वो पैसे वैसे ले करके मामला सलटाते हैं है ना। और इसी में जो लाल बाल पाल जो है वो फेमस होंगे है ना, लाल बाल पाल जो है उसी में फेमस होंगे ना।
लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों नेता। और ये तीनों नेता का जो है ना, जो उग्रवादी नेता में गिनती होता है, किसमें? एक्सट्रीमिस्ट है ये, उग्रवादी नेता में आता है ये तीनों। चलिए 1916 में आ जाइए। तो 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? देखिए होम रूल मूवमेंट 2 चल रहा था, 2 लीडर उसको लीड कर रहे थे। फोटो आ रहा कि नहीं? तब हाँ, होम रूल मूवमेंट ना 2 नेता उसको लीड कर रहे थे। एक तो एनी बेसेंट हो गई और एक थे, हाँ कौन थे? हाँ, ये दोनों लीड कर रहे थे, लेकिन दोनों का एरिया अलग अलग था। दोनों का एरिया, मुंबई का जो शहरी क्षेत्र को छोड़ करके बाकी सारा एरिया था, है ना, मद्रास वाला जो एरिया होगा, ये सब एरिया में ना बाल गंगाधर तिलक करेंगे आंदोलन। और बाकी ये सब एरिया को छोड़ के जो मद्रास वाला एरिया हो गया ना, जहाँ पे मद्रास का गांव वाला एरिया, शहर वाला नहीं, गांव वाला एरिया, इस सब में बाल गंगाधर तिलक आंदोलन करेंगे। और इसके अलावा बाकी सारे भारत में एनी बेसेंट करेंगे। कौन करेंगे? हाँ, होम रूल मूवमेंट। कौन? होम रूल आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, होम रूल मूवमेंट के भी नाम से जानते हैं। इसको सेल्फ रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेल्फ रूल भी कहते हैं ना। एनी बेसेंट को इसी मूवमेंट की वजह से जेल हो जाएगा, है ना। एनी बेसेंट को मूवमेंट चलाने की वजह से जेल किया जाएगा, और वो जब जेल से निकलेगी 17 में, तो उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा सम्मान के तौर पे। मूवमेंट चलाती, जेल होता, तो जेल से निकलती तो उसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाएगा सम्मान के तौर पे, है ना। और वो पहली महिला होती है जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। कौन? क्यों बनाया जाता है? जेल हो गया था। कहे जेल हुआ था? होम रूल मूवमेंट चलाने की वजह से, समझे। एनी बेसेंट ना 2 पत्रिका भी निकालती थी। क्या नाम था उसका? हाँ, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। हाँ बिल्कुल सही, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नाम से 2 पत्रिका निकालती थी। कौन? एनी बेसेंट। नाम याद रखना है ना। बहुत कम भारतीय इतिहास में महिला ऊपर उठी है, उसमें भी देख रहे विदेशे से है ना। तो यहाँ कम पड़ जाता है। एनी बेसेंट नाम था। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ होगा पत्रिका, है ना, विल होगा आई थिंक, और न्यू इंडिया होगा। इनको जेल हो जाएगा, होम रूल मूवमेंट। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक बड़े तेज आदमी थे। ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछिए, सुन लीजिए। ये नहीं पूछे तेज आदमी थे, वो क्वेश्चन पूछा था कि मद्रास में गणेश का जो अभी भी सुनते होंगे ना, क्या नाम है? हाँ, गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी का पर्व ना स्टार्ट करने वाले जो व्यक्ति हैं वो बाल गंगाधर तिलक ही है। क्यों स्टार्ट किए थे? एक बात जानते हैं, जैसे अभी मुहर्रम है, मुहर्रम के नाम पे सब लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, आ जाएंगे, त्योहार का नाम बोला जाएगा, तो ऐसे बोला जाएगा कि आ जाओ, तो नहीं आ पाएंगे, है ना। तो वो एक पर्व का, त्योहार का ये करते हैं प्रचलन, जिसको गणेश चतुर्थी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं वो, कि जब लोग इकट्ठा होगा तभी तो हम उसके दिल में, उसके इसमें जहर फैलाएंगे। किसके प्रति? अंग्रेज के प्रति। तब ना बोलेंगे कि हाँ अंग्रेज खराब। जब लोग आएगा ही नहीं तो कैसे बोलेंगे? तो पहले लोग को इकट्ठा करो। इकट्ठा कैसे होगा? आम लोग है, उसको बोलो कि गणेश चतुर्थी है ना, त्योहार मनाओ, सब लोग आ जाएगा, उसी में भाषण मार दो। तो गणेश चतुर्थी त्योहार का स्टार्ट करेंगे कौन? अब कैसे हो? गरम दल के हैं कि नरम दल के हैं? गरम दल के हैं, है ना। पर्व त्योहार नरम दल के होते तो चुपचाप बैठ के न्यूज पेपर पढ़ते हैं ना। गरम दल के है ना, नरम दल के है ना, दाढ़ी वाले, क्या दादाजी, दादा भाई नौरोजी, है ना। अच्छा, दादा भाई नौरोजी को ना महान वृद्ध, है ना, ग्रेट ओल्ड मैन, है ना, हाँ ग्रेट ओल्ड का उसको कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में उसको स्मार्ट ओल्ड बोलना चाहिए। देखिए उनका फोटो। अभी जो चल रहा है ना, जो मतलब ये मामला कि हाँ चलो ये है, उस हिसाब से वो कोट टाई पहनते थे, दाढ़ी हल्का रखते थे, बड़ी स्मार्ट लगते थे, और उम्र था ढेर, तो स्मार्ट बुड्ढा भी उसको कहा जा सकता है ना। नहीं मतलब आप याद रखिएगा कि ग्रेट ओल्ड मैन भी कहते हैं या फिर स्मार्ट बुड्ढा, है ना। चलिए, अरे सम्मान के तौर पे ही बोले, इतना दिल पे लग गया आपको, चलिए सॉरी।
मतलब ऐसे बोल रहे हैं, मजाक के तौर पे बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी अपमान कर रहे हैं उनका हम। अब हम तो महात्मा गांधी को भी बोल देते हैं, तो मेरा थोड़ा क्लोज रिलेशन है उन लोगों से। इतिहास पढ़ते पढ़ते हो गया है, समझे, इतना बार देखे तो दादू जी हो गए वो। चलिए छोड़िए, बात समझ में आई। एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट चलाएंगी, इसकी वजह से इनको जेल होगा 17 में, जेल से छूटेंगी ये, इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष होती है कांग्रेस का। प्रथम भारतीय महिला कौन है जो कांग्रेस में? सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। चलिए ठीक ना। सर जेल कब होता? 16 में 17 में, मतलब 17 में होगा, फिर छूट जाएंगे, कुछ ही समय के बाद छूट जाएंगे, है ना। होम रूल मूवमेंट चलाएंगे, कुछ ही समय के बाद छूट जाएंगी ये। तिलक जी दोनों मूवमेंट चला रहे थे। तिलक का जो एरिया था महाराष्ट्र का एरिया, लेकिन महाराष्ट्र का सिटी वाला एरिया छोड़ के, उसके बाद यूपी वाला एरिया, यूपी का जो एरिया है ना, यूपी को पहले सीपी कहा जाता था, सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल, बाद में उसका नाम बदल के यूपी कहा गया है ना, उत्तर प्रदेश। तो यूपी का एरिया, महाराष्ट्र का एरिया, महाराष्ट्र का वो एरिया जो शहर नहीं है, गांव वाला एरिया, और बेरार का एरिया, ये सब एरिया में कौन मूवमेंट चला रहे थे? बाल गंगाधर तिलक चला रहे थे। और इस सब एरिया के अलावा बाकी सारे जगह पे एनी बेसेंट चला। तो एरिया अगर पूछेगा मूवमेंट का एरिया कौन था तो याद रखिएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 73। अच्छा, एनी बेसेंट के बारे में एक और बात बताना, थियोसॉफिकल एक सोसाइटी होता है, उस सोसाइटी की ये अध्यक्ष भी बनी थी, है ना, 1907 में, आई थिंक 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी रहता है, उस सोसाइटी की अध्यक्ष भी ये बनती है। ये संस्थापक नहीं, फाउंडर ये नहीं है, ये अध्यक्ष बनेगी 1907 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो होता है उसको सूफीजम सोसाइटी बोल सकते हैं, है ना, सूफीजम से रिलेटेड है। सूफीजम समझते हैं ना? नहीं समझते हैं, उर्दू वर्ड है सूफीजम। थियोसॉफिकल सोसाइटी सूफीजम से रिलेटेड, उनकी अध्यक्ष बनी। अगर पूछेगा निम्नलिखित में से कौन है जो थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है ना, तो एनी बेसेंट बोलिएगा, है ना। अंग्रेज वाला नाम है थियो और अंग्रेज ही होंगी एनी बेसेंट। 73 में आइए, किसमें? 73 में। पसीना चला जाता है मुंह में, फिर वो नमकीन लगने लगता, दिक्कत ये रुमाल मेरा ना छूट गया दिल्ली में, फिर हम नहीं लिए। हाँ, एक ही रुमाल था, बीच में आके फिर गए थे ना हम, ना बीच में आए थे फिर गए थे। टीचर डे का इंतजार, उससे पहले हम लोग चले जाएंगे। आज मार्कर आए नहीं, मैम दी है मार्कर। नहीं ऐसा नहीं बोले कि आप लोग भी दीजिए, मतलब लाई हम ऐसे मजाक के तौर पे बोलते हैं, ऐसा नहीं बोले छुद्रा मास्टर है अच्छे से सब चीज मांगने करते हैं, मतलब ऐसे मजाक के तौर पे बोलते हैं क्या। चलिए छोड़िए, आइए 73 नंबर पे आइए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1805 से 1885 की अवधि को का कहा जाता है? तो 3 भागों में बांटे थे पहले ही क्लास में, है ना, 3 भागों में बांटे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। पहला भाग था 1805 से लेकर के 1885 से 1905, जिसको क्या कहते हैं? उदारवादी कहते हैं, मॉडरेट्स कहते हैं ना, उदारवादी कहते हैं। ये 1905 से लेकर के लगभग 1915-16 तक, 1915-16 तक 17 से स्टार्ट हो जाता है ना, उदारवादी का पतन स्टार्ट होगा 1916-17 से। 1919 में तो कम्प्लीटली हो जाएगा जब रोल एक्ट आ जाएगा। तो 1916-17 तक ना उग्रवादी का होता है। किसका होता है? वही बाल पाल और लाल, हाँ बाल पाल जो भी है, बात समझिए, है ना, लाल बाल पाल है ना, लाल बाल पाल है ये, है ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों फेमस है उग्रवादी में। तो इनका फेज चलेगा। और 1718 के बाद जो है गांधी का फेज, गांधी एरा उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? गांधी एरा, गांधी युग, है ना। हाँ, लेकिन उसका नाम हिंदी में यूज होता है उग्रवादी, जैसे बीपीएससी ऑप्शन में ही डाला उग्रवादी, तो मेरा मजबूरी है कि उग्रवादी नाम बोले हैं, क्योंकि ऑप्शन में। अब उग्रवादी का इंग्लिश जो होता है एक्सट्रीमिस्ट होता है। क्या होता है? एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट मतलब जो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके सोचता है, कोई भी डिसीजन एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके लेता है। अब मॉडरेट्स मिला जुला के जो चलता है ना,
अच्छा, गांधी युग मतलब 17-18 के बाद स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, 17-18 से लेकर। देखिए कोई भी युग का कोई एक फाइनल डेट नहीं होता कि आज ये डेट है, आज ही से स्टार्ट हो गया। एक समय लगता है कि एक पतन होगा दूसरा स्टार्ट होगा, है ना, इसी वजह से रेंज में बोला जाता है ना। 17-18 कहीं कहीं पे 19 भी लिखा होगा, है ना, लेकिन कोई एग्जैक्ट डेट नहीं कि आज 1 तारीख से ये फेज स्टार्ट हो गया। तो वो तो फेज होता है, एक पतन हो रहा, दूसरा उजागर हो रहा था, पतन हो रहा और उजागर हो रहा है ना, तो एक रेंज में होता वो। 1885 से पहले वाले 1885 से पहले वाले को क्या कहते नहीं, वो मतलब इसके बाद ना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्टार्ट होता है। 3 फेजों में बांटा गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, इसी 3 फेजों में बांटा गया। उससे पहले जोर शोर से स्वतंत्रता क्रांति हुआ ही नहीं था, एक ही बार हुआ था जिसको सैनिक विद्रोह कहते हैं 1857 में। हाँ सॉरी 1857 भाई, आप तो हमको भी ये कर दीजिए। 1757 में पलासी विद्रोह होता है ना, तो 1857 में सैनिक विद्रोह होगा। इससे पहले एक ही बार पूरे भारत में स्वतंत्रता विद्रोह होगा, पूरे भारत में तो नहीं लेकिन जो जोर शोर से होता है वो 1857 का विद्रोह होता है ना। चलिए, इसको पहला विद्रोह कहा जाता है स्वतंत्रता के इसमें फेज में, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहता है, फेल हो जाता, विफल हो जाता है। जो सक्सेसफुल होता है वो स्वदेशी आंदोलन होता है। तो 3 फेज में बांटा गया है, वही फेज बता रहे थे। 1885 से जब कांग्रेस का स्थापना होगा, 1905 से लेकर के 1917-18 लिख दीजिए, या 19 भी कहीं पे होगा, और फिर 1917-18 से 1947 तक, है ना, जब तक गांधी तो 48 तक रहेंगे, लेकिन देश आजाद हो गया तो मामला आंदोलन क्यों चले, लेकिन आंदोलन फिर भी होता है, जयप्रकाश नारायण चलाएंगे आंदोलन। समझ में आया? ये तीनों फेज है। तो इसको उदारवादी कहते हैं, उदारवादी। इंग्लिश में मॉडरेट्स कहते हैं, इसको उग्रवादी कहते हैं, उग्रवादी। इसको गांधी युग कहते हैं, गांधी युग। इसी का दूसरा नाम लिख सकते हैं नरम। नरम होता है कि नर्म होता है? नरम। गरम, गांधी युग, है ना। इंग्लिश में मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और गांधीयन एरा, गांधीयन एरा, ये 3 फेज में बांटा गया है। तो यहाँ जो पहला फेज का बात कर रहा, कौन सा फेज है? उदारवादी चरण। कौन सा चरण है? उदारवादी चरण, है ना। उदारवादी के फेमस नेता कौन सा है? एक तो वही स्मार्ट दादाजी, सॉरी ओल्ड मैन, दादा भाई, हाँ, WC बैनर्जी है, ये सत्येंद्र ये नाथ है ना, बैनर्जी, ये सब कौन है? ये सब उदारवादी, ये सब उदारवादी है ना जी। गांधी जी के गुरु जी का नाम क्या था? गोपाल गोखले, वो भी उदारवादी में आएंगे, वो भी उदारवादी में आएंगे, है ना। मदन मोहन मालवीय भी उदारवादी में आएंगे। तो ये सब उदारवादी नेता। अच्छा, उदारवादी में उग्रवादी में क्या अंतर है? उदारवादी क्या करता था? ठंडे दिमाग से नहीं, उदारवादी ये कहता था कि देखो, अंग्रेज का हर नीति भारत के खिलाफ नहीं है, अंग्रेज का नीति खिलाफ है, तो जो नीति खराब होगा उसका विद्रोह करेंगे। हम इसका विद्रोह नहीं करेंगे कि हमें आजादी चाहिए। तो वो आजादी, स्वतंत्रता के लिए कभी डिमांड नहीं किया। जो उदारवादी होगा ये स्वतंत्रता कभी नहीं मांगेगा कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें स्वराज चाहिए, इसका डिमांड ये नहीं करेंगे। ये बोलेंगे कि अंग्रेज आप ठीक है, लेकिन शासन ठीक से चलाइए, शासन में गड़बड़ी है, आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं, मेजमान है आप हमारे यहाँ, लेकिन चाल ढंग सही रखिए, है ना। इन्हें अचार उठा के खा ले, पापड़ तो जो दे रहे उन्हें, है ना, खीर नहीं लाके दिया, खोज रहे खीर नहीं बनाए, खीर लाके दीजिए, तो ऐसा नहीं करना, जो है वो मामला वही रखे। तो ये उदारवादी थे। उदारवादी नाम ही से पता चलता, उदार दिल के जो रहते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, आप रहिए, लेकिन अच्छा काम कीजिए, गलत सलत नहीं। उग्रवादी बड़ी बवाल आदमी थी, कोई इधर उधर नहीं, सीधे निकलो, सीधे। हाँ, वो कहते थे कि जब तुम्हारा है ही नहीं तो कौन बैठा है तुमको, सीधे निकलो तुम, ये हमारा देश है, हम शासन बनाएंगे, तुम निकलो। तुम अंग्रेज आया था यहाँ व्यापार करने और कब्जा कर लिया, है ना, तो बकलोल आदमी सब था, कब्जा करने दे दिया, हम लोग रहते तो लाठी से धो देते, है ना। तो ये उग्रवादी ये बात करेंगे और ये स्वराज का डिमांड करेंगे, और स्वराज का डिमांड भी लाठी के बेस पे, आंदोलन के बेस पे, है ना।
अब जो चीज कल मिले सो आजे मिल जाए, ये कौन बोलेंगे? गांधी जी ना धीमी मामला के व्यक्ति है, इनको आजादी चाहिए, ये अंग्रेज का बोझ को नहीं सहेंगे, इनको आजादी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा समय लेकर के मांगते हैं कि ठीक है धीरे धीरे, ऐसे एक बाइक छोड़ के भाग जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, हमें कुछ आता भी तो नहीं है ना, चलेंगे कैसे, लड़ लेगा सबके, हम बनेंगे प्रधानमंत्री, और लड़ियो लिया था है ना, मुस्लिम लीग कांग्रेस में लड़ाई भी हो गया था, हम बनेंगे तो हम बनेंगे, बहुत कहानी है। तो गांधी जी स्वराज का डिमांड करेंगे, लेकिन इनका धीरे धीरे, इनका एक प्रोसेस होता कि ये प्रोसेस से गुजरेंगे, पहले नाराज होंगे, फिर आंदोलन करेंगे, फिर अनशन पे बैठेंगे, फिर प्रेशर बनाएंगे, फिर उसमें सुधार लाएंगे, संशोधन करवाएंगे, किसमें? कानून में, और संशोधन अगर नहीं किया तो फिर से आंदोलन करेंगे, और ये चीज चलता रहेगा जब तक वो भाग न जाए, समझे? जैसे कि मान लीजिए कोई आपके बगल में बैठा है, कोई आपके बगल में बैठा है, तो उग्र उदारवादी क्या है, मान लीजिए कोई आपके बगल में बैठा चीटी काट रहा है ना, तो उदारवादी कहते हैं कि भैया आराम से रहे ना, चुपचाप चीटी मत करे, बैठिए ना। कोई चीटी काटा आपके बगल में बैठा तो उग्रवादी लड़ लेंगे, है ना, चीटी काटा हम काट देंगे चाकू वाकू से, भोग भाग के, है ना। गांधी जी जो है चीटी काट रहा है तो गांधी जी कुछ नहीं करेंगे, ये भी बगल से चीटी काटेंगे, तू हमको काट तो हम तुमको काटेंगे, है ना।